हेलो। हाउ स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं निशांत गोयल स्वागत करता हूं सभी का वेद स्टडी ग्रुप के अंदर। तो 66 बीपीएससी कोर्स के लिए हम पूरा आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फुल कोर्स गारंटी के साथ लेकर आए हैं। आपको सिर्फ हमारे साथ बने रहना है। तो लास्ट क्लास में हमने आपको करवाया था इंट्रो। मैंने आपको इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे, एक मैंने आपको पूरा ब्रीफ इंट्रो दिया था कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज हम कंटिन्यू अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और आज हमारी इकोनॉमिक की फर्स्ट क्लास रहेगी। फर्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जीरो से एकदम। कुछ नहीं करना आपको, हमारे साथ कंटिन्यू जो भी आपकी क्लास का टाइम है बने रहना है। और सिलेक्शन की गारंटी हमारी पूरी है, हमारी पूरी टीम इसके लिए दिन रात मेहनत कर रही है आपके लिए। तो आपको बस हमारे साथ बने रहना है। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल आराम से, बेफिक्र होकर पढ़ेंगे क्योंकि इकोनॉमिक एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो हमारी रूटीन लाइफ से जुड़ा हुआ है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इसमें, और आप रूटीन लाइफ में इन चीजों को देखते भी हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था क्यों नाम लिया? अर्थव्यवस्था से पहले हमेशा उस कंट्री का क्या आता है, नेम आता है। साथियों ध्यान रखना है, कभी भी इकोनॉमिक जो वर्ड होता है ये अकेला नहीं लिया जाता। इंडियन इकोनॉमी, बांग्लादेश इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, ब्रिटिश इकोनॉमी, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था से पहले उस कंट्री का क्या आता है, नाम आता है। तो इसीलिए हम कहेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। इसी से हमारा देश डेवलप करता है, देश ग्रोथ करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम एक नई शुरुआत के साथ, नए जुनून के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारा एक ही इरादा है कि हमें कैसे भी करके सिलेक्शन लेना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इंट्रो क्लास। आप सभी ने देखा होगा एक नाम आता है, बहुत बार लेते भी हैं हम, इकोनॉमिक्स, जिसे हम कहते हैं अर्थशास्त्र। और एक आता है वर्ड इकोनॉमी, जिसे हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। ध्यान रखना है साथियों, ये दोनों ही वर्ड अलग अलग हैं, अपनी अपनी जगह पर हैं। दोनों ही वर्ड सही हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र और इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। पूरी दुनिया को सबसे पहले इकोनॉमी के बारे में किसने बताया? पूरी दुनिया को सबसे पहले इकोनॉमिक के बारे में बताने वाले थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ थे, इन्होंने ही पूरी दुनिया को इकोनॉमी, अर्थशास्त्र के बारे में बताया कि अर्थशास्त्र क्या होता है। कब बताया? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्होंने कब बताया? 1776 के अंदर, 1776 के अंदर बताया था एडम स्मिथ ने। कैसे बताया? उस समय आपको पता है, ना तो फेसबुक थे, ना व्हाट्सएप थे, ना इंस्टाग्राम था, कोई भी ऐसा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं थी कि आजकल हम क्या करते हैं, कोई भी नया काम करते हैं सबसे पहले स्टेटस अपलोड करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था तब पहले। एडम स्मिथ ने 1776 के अंदर दुनिया को कैसे बताया इकोनॉमिक्स के बारे में? इन्होंने एक बुक लिखी, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इनकी बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी थी इन्होंने, एडम स्मिथ ने। इस बुक के जरिए ही इन्होंने पूरी दुनिया को इकोनॉमिक्स के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में बताया था साथियों। इसीलिए एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमी। अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक। क्वेश्चन पता होना चाहिए आपको, ये एडम स्मिथ को कहा जाता है। जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कम से कम हमें पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट कौन लेकर आया, उसके बारे में दुनिया को किसने बताया, रूल्स वगैरह, नियम वगैरह किसने बनाए। तो अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। इनकी बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक कब लिखी गई? 1776 के अंदर ये बुक लिखी गई थी। बात समझ में आई आपको? एक आपने सुना होगा, इकोनॉमिक्स एक ग्रंथ भी था, महाकाव्य था। इकोनॉमिक्स जो ग्रंथ था, महाकाव्य था, वो लिखा था कौटिल्य पंडित जी ने।
मौर्य काल की बात है। मौर्य काल के अंदर इकोनॉमिक्स नाम से एक बुक निकाली थी, अर्थशास्त्र जिसे कहा गया था। अर्थशास्त्र बुक जो थी वो महाकाव्य था जो प्रशासन पर और राजनीति पर थी। उसे लिखा था विष्णुगुप्त कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। वो बुक थी जो प्रशासन पे और राज व्यवस्था पर आधारित थी। लेकिन एडम स्मिथ ने जो ये बुक लिखी है इकोनॉमिक्स, जिसे हम कहते हैं अर्थशास्त्र, ये देश की मुद्रा पर, देश के विकास पर, कंट्री के डेवलपमेंट पर क्या है बताई गई है कि हर कंट्री को अपने क्या करना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए, विकास करना चाहिए, देश के विस्तार के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए। क्योंकि अगर किसी देश की इकोनॉमी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, उस देश की इकोनॉमी, उस देश का जो विकास है क्या होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो यह बताया था एडम स्मिथ ने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशन के द्वारा। नेक्स्ट बात करें अगर हम, इसका नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अर्थशास्त्र क्या होता है, तो सबसे पहले देखते हैं अर्थशास्त्र विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन, वितरण, उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र क्या है साथियों, एक विषय है, एक सब्जेक्ट है ये, जिसके अंतर्गत वस्तुओं मतलब गुड्स का और सेवाओं का मतलब सर्विसेज का उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन एंड उपभोग का मतलब कंजप्शन का अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। ध्यान रखनी डेफिनेशन, एक विषय है जो हमें क्या बताता है कि हमें वस्तुओं का, हमारी जो गुड्स हैं, हमारी जो सर्विसेज हैं, उनका हमें कितना उत्पादन, वितरण और उपभोग करना चाहिए, यह हमें कौन बताता है, अर्थशास्त्र के बारे में बताता है। अर्थशास्त्र के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, एडम स्मिथ ने बताया था। 1776 के अंदर बताया था, वेल्थ ऑफ नेशन बुक के जरिए उन्होंने बताया था। अर्थशास्त्र ध्यान रखना ये क्या है, एक थ्योरेटिकल है, इसमें हम चीजों को विस्तार से अध्ययन करते हैं। फिर आता है हमारे सामने अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है साथियों, ध्यान रखना है, इकोनॉमी अर्थशास्त्र की एक व्यापक अवधारणा। अर्थशास्त्र की क्या है कि ये अर्थशास्त्र की एक व्यापक अवधारणा है। ये अर्थशास्त्र की एक क्या है, ये व्यापक अवधारणा है कि हमने जो इकोनॉमिक्स में देखा उसे हमें इंप्लीमेंट कैसे करना है, वो हमें क्या बताता है, इकोनॉमी बताता है। अर्थव्यवस्था बताती है कि हमें उन चीजों को इंप्लीमेंट कैसे करना है, देश के अंदर कैसे लागू करना है, वो हमें कौन बताती है, अर्थव्यवस्था बताती है। ध्यान रखना है साथियों इस चीज के बारे में, किसी चीज का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है और उसे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इंप्रूव करना क्या कहलाता है, लागू करना क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। देखिए होता क्या है, ये तो किताबी बात है लेकिन आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से करवाता हूं। मैं एक अर्थ का मतलब होता है मुद्रा, पैसा। सभी को पता है हर देश के लिए अपनी करेंसी होती है, अमेरिका की डॉलर है, इंग्लैंड की पाउंड है, हमारी जैसे रुपी है करेंसी, हर देश की अपनी करेंसी होती है। उस करेंसी का सही तरीके से यूटिलाइज करना, यूज करना क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। देखिए मान लो एक परिवार है, एक फैमिली है, एक फैमिली के अंदर 4 मेंबर हैं, और मेंबर हैं, फादर हैं, मदर है, उनका एक बेटा है और उनकी एक बेटी भी है। फैमिली के अंदर 4 मेंबर है, फादर, मदर, उनका बेटा और एक बेटी। जो फादर है उनकी मंथली इनकम है, मान लेते हैं हम 40,000 रुपीज। फादर की मंथली इनकम कितनी है साथियों, 40,000 रुपए है।
फादर 40,000 रुपए कमा कर लेकर आए और 10,000 रुपए सभी के अंदर क्या करे, बराबर बराबर भागों में बांट दिया। 10,000 रुपए अपने बेटी को दे दिए, 10,000 अपने बेटे को दे दिए, 10,000 अपनी वाइफ को दे दिए और 10,000 रुपए अपने पास रख लिए। इस प्रकार से उन्होंने अपने 40,000 रुपए को बराबर बराबर भागों में के अंदर बांट दिया। क्या आप बताइए, इसे सही तरीके से पैसे का, मुद्रा का यूटिलाइज करना कह सकते हैं? नहीं। हो सकता है मदर को 10,000 रुपए की जरूरत ना हो, मदर को 5,000 रुपए की जरूरत हो सकता है बेटे को 10,000 की जरूरत ना हो, इसे कॉलेज की फीस भरनी है या नई बाइक लेनी है, उसके लिए 20,000 रुपीज की जरूरत हो सकता है फादर को 10,000 की नहीं, फादर को 15,000 रुपए की जरूरत हो, लेकिन उन्होंने सभी को बराबर बराबर भागों में बांट दिया। तो उस करेंसी का, उस पैसे का सही तरीके से यूज करना क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स कहलाता है। और उसे हम जब इंप्लीमेंट कर देते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, तो वो क्या कहलाता है? इकोनॉमी कहलाता है। समझ में आएगा आप सभी को यहां पर ये चीज? तो पता चला होगा अर्थशास्त्र क्या है? एक विषय है जो क्या करता है, वस्तुओं एवं सेवाओं के अंदर कितना उत्पादन, उसके वितरण और उसके उपभोग पर क्या करता है? अध्ययन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स होती है दो प्रकार की। इकोनॉमिक्स होती है दो प्रकार की, एक होती है माइक्रो और एक होती है मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो को हम कहते हैं व्यष्टि, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और मैक्रो को कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र। कहा जाता है, ध्यान रखना है साथियों, व्यष्टि होता है माइक्रो और समष्टि होता है मैक्रो। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं याद करने का। व्यक्ति लिखा ना, व्यष्टि मतलब व्यक्ति, व्यक्ति एक है, तो छोटे के लिए किसका यूज करते हैं? माइक्रो का यूज करते हैं। समष्टि, सम, संपूर्ण, बहुत ज्यादा, देश के लिए किसका यूज करते हैं? मैक्रो का यूज करते हैं। एडम स्मिथ ने सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में जिक्र किया था, तो उन्होंने इसकी कोई डेफिनेशन देने के बाद कोई डिवाइडेशन नहीं किया था, लेकिन इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किसने किया? 1933 के अंदर, 1933 में इकोनॉमिक्स को माइक्रो और मैक्रो के अंदर डिवाइड करा था। वो डिवाइड किया था रैगनर फिंच ने। रैगनर फिंच थे, इन्होंने 1933 के अंदर क्या किया? माइक्रो और मैक्रो में से बांट दिया। तो यहां से क्वेश्चन आता है, माइक्रो इकोनॉमिक का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को कहा जाता है। और मैक्रो इकोनॉमिक का जनक किसे कहा जाता है? जे कीन्स को कहा जाता है। जे कीन्स को कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनक, समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। होता क्या है सर, ये तो आपने बताया नहीं अभी तक, ठीक है जनक, लेकिन हमें फादर पता होना चाहिए। सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार, फादर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि बजट का जनक किसे कहा जाता है? आर्थिक नियोजन का जनक किसे कहा जाता है? आर्थिक नियोजन का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बात करें आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहा जाता है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। तो हम जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे। तो आज हमारे सामने आया सबसे पहला, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? जे कीन्स को कहा जाता है। तो हमें यह चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें हम कि माइक्रो और मैक्रो में फर्क क्या होता है, क्यों इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है ये एक इकाई के लिए यूज की जाती है। एक इकाई के लिए इसका यूज किया जाता है।
एक इकाई का मतलब, जैसे अगर मैं बात करूं कि फेमस है किसी आगरा के जैसे पेठे हैं, अगर मैं आगरा के पेठे की बात करूं तो आगरा क्या है, माइक्रो है। एक पर्टिकुलर किसी चीज की बात कर रही हूं मैं, बात कर रहा हूं मैं, तो क्या होता है वो माइक्रो। और अगर मैं पूरे देश के बारे में बात कर रहा हूं, पूरे राष्ट्र के बारे में बात कर रहा हूं, तो उसे क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक कहते हैं। पास में एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो हमारा एक पूरा घर है, अगर घर के अंदर मैं एक कमरे की पर्टिकुलर एक रूम की बात करूं, पर्टिकुलर में एक रूम की बात करूं, तो वो रूम हमारे लिए क्या बन जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स बन जाएगा। अगर मैं पूरे घर की बात करूं, पूरे अपने घर की बात करूं, तो वो किस में आ जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। मतलब इंडिविजुअल अगर मैं किसी कंपनी की बात करूं, इंडिविजुअल अगर मैं किसी फर्म की बात करूं, इंडिविजुअल अगर मैं किसी पर्सन की बात करूं, तो वो किस में आ जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। अगर मैं पूरे देश की बात करूं, पूरे राष्ट्र की बात करूं, तो वो किस में आ जाएगा साथियों, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक में हम किसकी जिक्र करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक बात करते हैं हम डिमांड की, मांग की बात करते हैं कि व्यक्ति की मांग क्या है, मांग पे डिपेंड करता है। दूसरे हम बात करते हैं सप्लाई, जिसे कहते हैं पूर्ति, पूर्ति। और तीसरी हम बात करते हैं अगर प्राइस की, कीमत। तो अगर डिमांड है तो एक व्यक्ति की है, एक फर्म की है, एक स्कूल की है, एक कॉलेज की है, तो वो किस में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक में आएगा। सप्लाई की बात करें तो वो किस में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक में आता है। प्राइस है, क्वेश्चन पूछा गया, एग्जाम का क्वेश्चन है, प्राइस थ्योरी, प्राइस थ्योरी, कीमत सिद्धांत, कीमत सिद्धांत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो कीमत सिद्धांत एक माइक्रो इकोनॉमिक्स टाइप की क्या है, अर्थव्यवस्था है। प्राइस थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक प्रकार की क्या है, अर्थशास्त्र है। ध्यान रखना ये चीज आप। तो एक व्यक्ति की, एक फर्म की, एक स्टेट की, एक सिटी की बात करेंगे तो वो आता है माइक्रो इकोनॉमिक में, और पूरे कंट्री की बारे में बात करें तो वो आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। मैक्रो इकोनॉमिक की बात करें तो इसके एग्जांपल है, जैसे मैं आपको बताता हूं, महंगाई। महंगाई, अगर महंगाई है तो क्या किसी एक व्यक्ति के लिए महंगाई है, नहीं। आप कहोगे सर अगर चीज महंगी होगी तो सभी के लिए महंगी होगी। देखा होगा आपने, मान लो कोई वस्तु है, ये मार्कर है, इसकी कीमत 20 रुपए थी, 20 रुपए से बढ़ाकर इसकी कीमत कर दी है 50 रुपए। तो क्या 50 रुपए इसकी जो कीमत है, महंगाई बढ़ी है, वो क्या मेरे लिए बढ़ी है, नहीं, पूरे देश के लिए बढ़ी है। पूरे देश के लिए वो क्या है, महंगाई है। बात करें अगर हम दूसरी, गरीबी की, गरीबी, गरीबी क्या किसी एक व्यक्ति की होती है, नहीं, पूरे देश की होती है। गरीबी क्या है, पूरे देश की एक समस्या है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं हो रही है गरीबी के अंदर। जब भी गरीबी की बात आती है, क्या हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में कहते हैं, नहीं, हम पूरे देश के अंदर पॉवर्टी, गरीबी के बारे में बात करते हैं। बात करते हैं उसके बाद थर्ड, बेरोजगारी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अगर बेरोजगारी की बात करें तो क्या बेरोजगारी किसी एक व्यक्ति पर इफेक्ट डालती है, नहीं। बेरोजगारी की जब भी बात आती है पूरे देश की बात होती है। बेरोजगारी हो गया। जनगणना, जनगणना, सेंसस जिसे कहते हैं, क्या जनगणना एक व्यक्ति की होती है, नहीं। जनगणना अगर होती है तो पूरे देश की जनगणना होती है एक साथ। तो ये किस में आता है, मैक्रो इकोनॉमिक में आता है। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। हमेशा राष्ट्रीय आय जो होती है वो देश की कहते हैं कि देश की टोटल नेशनल इनकम कितनी है, देश की जीडीपी कितनी है। तो जब भी देश के बारे में बात आती है तो वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक यूनिट की बात आती है तो वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। जैसे घर में शादी का कार्ड आया, शादी के कार्ड में लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है नरेश कुमार,
तो नरेश कुमार ही पर्टिकुलर क्या है पर्सन, वो शादी में जाएगा, क्योंकि कार्ड में किसका नाम लिखा हुआ है, नरेश कुमार का नाम लिखा हुआ है, तो वो क्या है माइक्रो। अगर मैं लिख दूं नरेश कुमार सैप परिवार, तो उस परिवार में जितने भी जने हैं वो सभी के सभी किस में आएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक में आएंगे। तो एक की बात करेंगे, वो एक व्यक्ति हो सकता है, एक फर्म हो सकती है, स्टेट हो सकता है, सिटी हो सकती है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, तो उसके बारे में हम क्या कहेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक। और मैक्रो की बात करें तो होल नेशन, पूरे देश के बारे में अगर कोई बात होगी तो वो क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमी कहा जाता है। क्लियर है आप सभी को यहां तक? तो दोबारा रिवीजन कर लेते हैं एक बार। इकोनॉमिक पढ़ रहे थे, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। क्यों कहा जाता है, इनकी बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन, कब आई थी, 1776 में बुक आई थी इनकी। बात करें नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किसने किया था, तो 1933 के अंदर रैगनर फिंच ने क्या किया था, इसे दो भागों में बांट दिया था। एक का नाम रखा माइक्रो और एक का नाम रखा उन्होंने मैक्रो। माइक्रो होती है पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक यूनिट के लिए, और मैक्रो होती है होल नेशन, होल कंट्री, पूरे देश के लिए। माइक्रो के अंदर हम डिमांड का, प्राइस का, सप्लाई का, इन चीजों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और मैक्रो के अंदर हम पूरे देश के अंदर मुद्रास्फीति जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन, पॉवर्टी मतलब गरीबी, बेरोजगारी मींस अनएम्प्लॉयमेंट, जनगणना सेंसस, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय, इन सब चीजों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में किसने बताया था, एडम स्मिथ ने बताया था। और मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में किसने बताया था, जनक थे जे कीन्स थे, इन्होंने बताया था। हमारे जो सिलेबस में पूछी जाती है, हमारे जो सिलेबस में आती है इकोनॉमिक, वो पूछी जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं हम, इसीलिए हम मैक्रो इकोनॉमिक को पूरे डिटेल से, विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो आशा करता हूं सभी को यहां तक समझ में आया होगा। तो ऐसी जुनून के साथ हमें पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है साथियों, हमारा एक ही लक्ष्य है कि फुल कोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट और गारंटीड कोर्स है पूरा। तो आपको जी जान लगा देनी है इस पूरे तैयारी करने के अंदर। हमें सिर्फ सिलेक्शन से मतलब होना चाहिए साथियों, ध्यान रखना है, हमारा एक ही लक्ष्य है, सिलेक्शन, सिलेक्शन और सिलेक्शन। हमें एक ही होना चाहिए हमारा ध्येय, ध्यान रखना है साथियों। आशा करता हूं आप सभी को यहां तक समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट आता है, बात करेंगे अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, कि अर्थव्यवस्था को आगे कितने कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। तो इसके अंदर हमारे सामने सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्र के आधार पर। अकॉर्डिंग टू सेक्टर, क्षेत्र के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो क्षेत्र के आधार पर अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसके अंदर आता है प्राथमिक, प्राथमिक क्षेत्र, जिसे कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात करें द्वितीय क्षेत्र, जिसे उद्योग क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा आता है तृतीय क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और एक लास्ट में हमारा बचता है कोर सेक्टर, इसके बारे में हम भी पढ़ेंगे, कोर सेक्टर। तो अर्थव्यवस्था के अंदर क्षेत्र के आधार पर इन्हें काटा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। कोर सेक्टर 8 प्रकार का होता है, अभी बताएंगे आपको इसके बारे में। प्राथमिक को कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो कृषि क्षेत्र के नाम से।
द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? उद्योग क्षेत्र के नाम से। तृतीय को किस नाम से जाना जाता है? सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इनके एक्चुअल नाम यही है। बात करें सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र की। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है प्राइमरी, कि हमें जो चीज प्रकृति से प्राप्त होती है, पर्यावरण से प्राप्त होती है, भूमि से प्राप्त होती है, जल से प्राप्त होती है, वो हमारी क्या कहलाती है? प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। हमें पर्यावरण से क्या मिलता है, जमीन से क्या मिलती है, जल से हमें क्या मिलता है। जैसे अगर बात करें तो इसमें आता है कृषि, इसमें हमारे क्या आता है? कृषि, एग्रीकल्चर का काम आता है। कृषि के बाद आता है इसमें पशुपालन, पशुपालन के बाद आता है इसमें डेयरी उत्पादन, उसके बाद आता है इसमें खनन। कृषि आपको पता है पर्यावरण से जुड़ी हुई है, ये चीज जमीन से जुड़ी हुई है। पशुपालन खेती से रिलेटेड ही है, पशु वगैरह पालन हम करते हैं जो भी है। डेयरी उत्पादन का मतलब होता है कि दूध उत्पादन करना, शहद उत्पादन करना, मीट का मांस का उत्पादन करना, ये सारी चीजें कहां से आती है? डेयरी से। खनन का मतलब होता है माइंस का मतलब खुदाई करना, जमीन से खुदाई कर कर कोयला निकालना, पेट्रोल निकालना, ये सारी चीजें किस में आती है? प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जानी जाती है। खेती बाड़ी हम करते हैं। क्वेश्चन आता है इसके अंदर, जंगल से लकड़ी काटकर लाना कौन से इकोनॉमिक सेक्टर में आता है? जंगल है, कृषि से रिलेटेड है, तो किस में आएगा? ये प्राथमिक क्षेत्र से ये योगदान क्या होता है? संभव होता है। यहां तक क्लियर आपको? बात करें उद्योग क्षेत्र के अंदर, तो उद्योग क्षेत्र में आता है हमारा निर्माण और विनिर्माण। निर्माण और विनिर्माण मतलब होता है इसका कि हमें कच्चे माल से कोई पक्का माल तैयार करना, मतलब रॉ मटेरियल से कोई प्रॉपर मटेरियल तैयार करना। जैसे मिट्टी है, मिट्टी से घड़े तैयार करना, बात समझ में आई आपको? इसके बाद लकड़ी है, लकड़ी से टेबल तैयार करना, बिल्कुल सही। गेहूं है, अनाज है, फसल है, जो अनाज है, अनाज से क्या बना? आटा, आटे से क्या बनाना? बिस्किट बनाना, आटे से ब्रेड बनाना। इसके अलावा जो भी आप देखते हो, बिल्डिंग बनाना, डैम बनाना, सड़कें बनाना, पुल बनाना, ठीक है, रेलगाड़ी के डिब्बे बनाना, एरोप्लेन बनाना, टेबल बनाना, चेयर बनाना, मकान बनाना, शॉप बनाना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना, ये सारी की सारी चीजें किसमें आती है? उद्योग क्षेत्रों के अंदर जानी जाती है। ध्यान रखना है साथियों, निर्माण और विनिर्माण के अंदर, कि निर्माण किसी नई चीज का, और विनिर्माण का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, कि हमें एक लार्ज स्केल पर क्या करना? किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना, उसे कहते हैं विनिर्माण। तो ध्यान रखना है इनका। इसके बाद आता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के अंदर आपकी कोई भी आती है सेवा। जैसे अगर मैं बात करूं कि ब्रेड की बात करूं, मैं मान लो ब्रेड है, किसान ने क्या किया? फसल उगाई, अनाज उगाया और उसे मार्केट में बेच दिया। उस अनाज से क्या बना? आटा बन गया। अब वो आटे से बिस्किट बनेगा, आटे से ब्रेड बनी, वो किस में आ जाएगा? उद्योग क्षेत्र में आ जाएगा। उन्होंने बना दी, बनाने के बाद वो बिकेगी कहां पर? हम जाते हैं शॉप पे, जाते हैं डेयरी पे, जाते हैं सरस बूथ पे, जाते हैं हम लेने के लिए, जहां पर हम ब्रेड लेने के लिए जाते हैं। वो हमें क्या करता है? हमें ब्रेड दे देता है, बदले में हम उस ब्रेड की उससे क्या दे देते हैं? प्राइस दे देते हैं, जो भी उसकी कीमत है, सेलिंग प्राइस है उसका, वो दे देते हैं। तो सेवा के अंदर क्या आता है? दुकानदार जो भी है, शॉपकीपर है हमारे, हॉस्पिटल्स हो गए जितने भी, शॉप हो गई हमारी, हॉस्पिटल हो गए, पुलिस हो गई, बैंक हो गए, स्कूल हो गए, एलआईसी हो गई, हमारी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो हो गई, इंस्टीट्यूट्स हो गए, स्कूल कॉलेज कैंपस हो गए, ठीक है, ये सभी चीजें किस में आती है? शोरूम हो गए, ठीक है, सिनेमा हॉल हो गए, थिएटर्स हो गए, ये सभी चीजें किस में आती हैं? सेवा क्षेत्र के अंदर आती हैं। जो अपनी क्या दे रहे हैं? सिर्फ सेवा दे रहे हैं। हमने जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, घर पे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना कौन से इकोनॉमिक सेक्टर में आता है? टीचर है, टीचर सेवा दे रहा है, बदले में क्या मिल रहा है? टीचर को पैसा मिल रहा है।
तो द्वार से देख लीजिए, पेड़ उगाना किस में आएगा? एग्रीकल्चर में आ जाएगा। उस पेड़ से लकड़ी है, लकड़ी से टेबल बनाना किस में आएगा साथियों? उद्योग क्षेत्र में आ जाएगा। उस बनी हुई टेबल को बेचना किस में आ जाएगा साथियों? तो वो आ जाएगा सेवा क्षेत्र के अंदर आ जाएगा। मिट्टी, मिट्टी की खुदाई करना जमीन से क्या आता है? एग्रीकल्चर में आता है। उस मिट्टी से क्या बनाना? घड़े बनाना, तो किस में आ जाएगा? उद्योग क्षेत्र में आ जाएगा। उस बने हुए घड़ों को बेचना वो किस में आ जाएगा साथियों? आपका सेवा क्षेत्र के अंदर आ जाएगा। मैंने कहा शहद का उत्पादन करना किस में आता है? तो आप कहोगे सर कृषि क्षेत्र के अंदर आता है। ऐसे वो आपसे कोई बिजनेस का नाम लेगा और आपसे पूछेगा कि बताइए ये बिजनेस या ये जो काम है वो कौन से इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर जाना जाता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस, प्रॉपर्टी डीलर का जो बिजनेस है वो कौन से इकोनॉमी सेक्टर में आता है। ये आप सभी का क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। तो पहली चीज आपसे पूछेंगे प्राथमिक को किस नाम से जानते हैं? एग्जाम का क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो प्राथमिक को कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं, द्वितीय को उद्योग के नाम से जानते हैं और तृतीय को जानते हैं सेवा क्षेत्र के नाम से। अब आप मुझे बताइए कि इन तीनों में से, इन तीनों सेक्टर में से कौन से सेक्टर का स्ट्रॉन्ग होना क्या है? ज्यादा जरूरी है। मतलब देश की ग्रोथ करने के लिए, देश का डेवलपमेंट करने के लिए, देश का विकास करने के लिए इन तीनों में से कौन से सेक्टर का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है? बताइए, देखते हैं। बहुत से बच्चों का आंसर आया होगा सर एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर प्राइमरी सेक्टर ही अगर नहीं होगा तो हम रॉ मटेरियल कहां से लाएंगे? कच्चा माल कहां से लाएंगे? लकड़ी कहां से लेके आएंगे? फल फूल फ्रूट्स वगैरह कहां से लेकर आएंगे? तो प्राइमरी तो है ही, लेकिन अगर देश का डेवलपमेंट करना है, देश का विकास करना है, देश को आगे लेकर जाना है, देश की इकोनॉमी बिल्ड करनी है, तो इसके लिए इन तीनों में से औद्योगिक क्षेत्र का मजबूत होना क्या है साथियों? बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे? अब आप पूछोगे सर कैसे, तो सुनिए ध्यान से। मान लीजिए एक किसान है, या मैं अपनी बात ही करता हूं, मैं फसल उगाई और अनाज उगाकर मैंने तैयार कर दिया। अगर मेरे देश के अंदर इंडस्ट्री सेक्टर स्ट्रांग नहीं है, अगर औद्योगिक क्षेत्र मेरा इतना मजबूत नहीं है कि मैं उसे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड के अंदर तैयार कर सकूं, तो मैं क्या करूंगा? जितनी मुझे उस अनाज की जरूरत होगी उतना अनाज मैं रख लूंगा अपने पास। उसके अलावा बाकी क्या करूंगा? उस अनाज को, उस फसलों को क्या करूंगा? मैं दूसरे देश के अंदर बेच दूंगा। बेचूंगा तो कितने की बेचूंगा? मान लो मैंने उसे बेच दी 20 रुपए केजी के हिसाब से मैंने उसे बेच दिया। बात दी तो मेरे देश की जीडीपी के अंदर कितना योगदान रहा? 20 रुपए का योगदान रहा। सिर्फ ही 20 रुपए रहेगा क्योंकि 20 रुपए किलो के हिसाब से मैंने बेच दी, मेरे पास 20 रुपए आ गए, तो जीडीपी के अंदर मेरा कितना फायदा हुआ? सिर्फ देश के लिए 20 रुपए का फायदा। लेकिन अगर मेरा, हमारे देश का इंडस्ट्री सेक्टर मजबूत होगा तो मैं अगर इस अनाज से क्या बनती है? ब्रेड बनती है, आप सभी को पता है ब्रेड बनती है। ब्रेड बनाई और ब्रेड पड़ी मान लो मुझे 200 रुपए केजी। ब्रेड की पैकेट की बात करूं मैं, पूरा पैकेट, तो 200 रुपए केजी पड़ी। अब अगर मैं इस ब्रेड को बेचूंगा बाहर तो मेरी जीडीपी में कितना योगदान रहा? 200 रुपए का योगदान। और अगर मेरा ये इंडस्ट्री सेक्टर स्ट्रांग नहीं है तो मुझे कितना मिल रहा था? 20 रुपए। तो जिस देश का इंडस्ट्रियल क्षेत्र मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, द्वितीय क्षेत्र जितना ज्यादा मजबूत होगा उस देश की इकोनॉमी क्या होगी? उतनी ज्यादा बिल्ड होगी, उतनी ज्यादा जल्दी ग्रोथ करेगी। जैसे पेड़ से लकड़ी काट दी, मेरे पास कोई बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, मैंने पेड़ से लकड़ी काटी और 50 रुपए किलो के अंदर लकड़ी मैंने बेच दी, तो कितना फायदा वो मुझे? सिर्फ 50 रुपए का हुआ। सही है। लेकिन अगर मेरा इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र मजबूत है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, तो मैं उस लकड़ी से टेबल बनाऊंगा, लेक्चर स्टैंड बनाऊंगा, व्हाइट बोर्ड बनाऊंगा, और भी बहुत से चीजें बनती है लकड़ी से, वो काफी सारी चीजें बनाऊंगा और बनाने के बाद उसे बेचूंगा। मान लो एक टेबल बनाई मैंने, उस टेबल की कॉस्ट आई मुझे 1000 रुपए।
तो पहले मेरे देश में कितना पैसा आ रहा था? 50 रुपए आ रहा था। लेकिन अगर मेरा इंडस्ट्रियल सेक्टर स्ट्रांग है तो मेरे देश में कितना पैसा आ रहा है साथियों? 1000 रुपए आ रहा है। तो किसी भी देश का औद्योगिक क्षेत्र जो है वो मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, जो उसी के अंदर क्या करता है? देश को स्ट्रांग करता है। आपको यहां पर बात समझ में आई होगी साथियों। तो प्राथमिक कृषि क्षेत्र है, द्वितीयक उद्योग क्षेत्र है और तृतीयक सेवा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसके अंदर, उत्पादन के आधार पर बताइए। अभी 3 सेक्टर हैं, 3 सेक्टर में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? जैसे हम बात करें, आपके एग्जाम के अंदर जीएस का पेपर है, उसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर और बिहार की जीके सारी आती है। क्या आप सभी सब्जेक्ट के अंदर स्ट्रांग होते हो? नहीं। आपका एक सब्जेक्ट जो होता है सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसमें आप सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आते हो। फिर आपका दूसरा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप और कम मार्क्स लेके आते हो। फिर और होता है उसमें आप कम लेके आते हो, लेकिन कोई तो सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है। उसी प्रकार से अगर बात करें उत्पादन की, उत्पादन की, तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो कौन से सेक्टर से होता है? सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो किस में होता है? तो सबसे ज्यादा उत्पादन है हमारा सेवा के अंदर होता है। भारत देश को जो सबसे ज्यादा पैसा आता है वो कहां से आता है? सर्विस सेक्टर से आता है। जीडीपी की अगर बात करें, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा जो भारत का योगदान देती है वो देता है सेवा क्षेत्र। सेवा से कम आता है उद्योग क्षेत्र, और उद्योगों से सबसे कम जो योगदान रहता है वो रहता है कृषि क्षेत्रों का योगदान। उत्पादन की बात कर रहा हूं साथियों, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा भारत की जीडीपी के अंदर योगदान रहता है सेवा क्षेत्रों का, उससे कम रहता है उद्योग क्षेत्रों का, और सबसे कम जो योगदान रहता है वो रहता है कृषि क्षेत्रों का योगदान रहता है। दूसरा क्वेश्चन से पूछा जाता है रोजगार के अकॉर्डिंग, रोजगार के अनुसार बताइए सबसे ज्यादा रोजगार किसमें है? तो सबसे ज्यादा जो रोजगार है वो किसमें है साथियों? कृषि क्षेत्र में क्या है? सबसे ज्यादा रोजगार है। कृषि से कम किसमें है? उद्योगों के अंदर रोजगार है। और सबसे कम रोजगार साथियों किसमें है? तो वो है सेवा क्षेत्र में सबसे कम रोजगार है। आप सभी देख रहे हो, आप सभी जने सर्विस में जाना चाहते हो, मतलब हर कोई डॉक्टर, पुलिस, बैंक, टीचर, इंजीनियर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सिविल सर्विसेज, हर कोई सर्विस में जाना चाहता है। जा रहे हो? अब सब हर कोई इसमें जाएगा तो सबसे ज्यादा उत्पादन भी कहां पर होगा? फिर सर्विस में ही होगा, सेवा के अंदर ही होगा। उससे कम किसमें है? उद्योगों में, क्योंकि उद्योगों के लिए हमें क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए होती है, हाथ की कलाकारी आनी चाहिए, काम करना आना चाहिए। और सबसे कम जो उत्पादन होता है वो कहां पर होता है? कृषि के अंदर। रोजगार की बात करूं, सबसे ज्यादा रोजगार कहां पर है? कृषि के अंदर है। कृषि के अंदर आपको ध्यान है, आप जाकर कोई भी काम कर सकते हो कृषि के अंदर, पशुपालन कर सकते हो, डेयरी उत्पादन, इसके लिए कोई डिग्री की, कोई क्वालिफिकेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब आप नॉर्मल डेयरी का उत्पादन, दूध वगैरह का काम कर सकते हो आप घर पर आराम से, अगर आपके पास पूंजी है तो। उसके बाद रोजगार किसमें है? उद्योगों के अंदर है। इसके लिए आपके पास हुनर होना चाहिए कि कैसे काम किया जाता है। और सेवा, इसके लिए आप सभी जने देख रहे हो कि आपको अगर हॉस्पिटल खोलना है, डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? डिग्री होनी चाहिए। आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो आप, तो इसके लिए आपके पास क्या चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। ध्यान रखना है साथियों, उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन किसमें होता है? सेवा क्षेत्रों में। उससे कम होता है उद्योगों में, और सबसे कम जो उत्पादन है वो किसमें है? कृषि क्षेत्रों में। रोजगार की बात करूं, सबसे रोजगार कहां पर है हमारे देश के अंदर? कृषि, एग्रीकल्चर फील्ड में सबसे ज्यादा रोजगार है। उससे कम रोजगार है औद्योगिक क्षेत्र में, और सबसे कम रोजगार है वो है सेवा क्षेत्र के अंदर। सेवा में रोजगार भी कम है, और दूसरी बात, धीरे धीरे एग्रीकल्चर में ना होता है उत्पादन कम होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? इसका कारण भी हम सभी जने हैं। आप देख रहे हो, आप में से सभी बच्चे यहां पर जाना चाहते हो, सभी जने सर्विस करना चाहते हैं आज के टाइम पे। तो सर्विस करोगे तो उत्पादन भी ज्यादा होगा। कोई भी एग्रीकल्चर फील्ड में नहीं जाना चाहता।
किसी को कह दो कि खेती करनी है, ले मैं खेती करूंगा, मेरे काम की थोड़ा ना खेती करना, कोई दूध उत्पादन कर लो, भैंसों को दूध निकालो, हमारे काम का है नहीं। कोई भी एग्रीकल्चर में जाना ही नहीं चाहता। अगर कोई एग्रीकल्चर फील्ड में जाएगा ही नहीं तो क्या उत्पादन होगा? क्या नहीं होगा। तो साथियों, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हमें अपने किसानों को, अपने देश के जो किसान हैं, जो हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, इन्हें भी बचाना है। ठीक है, तो हमें इसकी तरफ भी अपने देश को आगे बढ़ाना है, क्योंकि अगर प्राइमरी सेक्टर स्ट्रांग होगा तभी हम सेकेंडरी पे आएंगे, सेकेंडरी से हम क्या पर आएंगे? टेरिटरी पे आएंगे। बात समझ में आई आपको? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन सेवा, उसके बाद उद्योग, और सबसे कम है कृषि में। रोजगार की बात करूं तो कृषि में सबसे ज्यादा रोजगार है, उद्योगों में उससे कम है, और सेवा में सबसे कम रोजगार है। देख रहे हो आप, वैकेंसी निकलती है 2000 और भरने वाले होते हैं लाखों की तादाद के अंदर। तो देखा, सेवा के अंदर, सर्विस में क्या है? रोजगार कम है। कर लीजिए नोट। बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे हम, बिल्कुल आपको कंसेप्ट क्लियर करते चलना है अपने। कोई डाउट हो किसी प्रकार के, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जितना आपको पढ़ाए उतना डेली पढ़ते रहो। बस हमारा एक ही मोटिव है कि पहली चीज आती है हमारा जो कंसेप्ट चल रहा है वो इस पर चल रहा है, FFG। ध्यान रखना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, फुल कोर्स और गारंटी कोर्स। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स कराया जाएगा गारंटीड बैच के साथ। पूरा गारंटीड बैच है, सिलेक्शन आपके दिए जाएगा इसके अंदर। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, हमारे साथ बने रहना है टाइम टू टाइम क्लास के अकॉर्डिंग। सही में आएगा आप सभी को? नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारा आता है फिर सरकार से संबंध के आधार पर। ये आता है हमारा उसके बाद सरकार से संबंध के आधार पर। कि सरकार का देश के प्रति कितना योगदान रहता है, कहां पर सरकार का, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है, कहां पर नहीं रहता। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट से रिलेशन के बारे में, तो ये होती है 3 प्रकार की। फर्स्ट आता है पूंजीवादी, सेकंड आता है समाजवादी, और थर्ड आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। टाइप होते हैं ये समाजवादी, पूंजीवादी होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, और मिश्रित होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर है आप सभी को यहां तक? पूंजीवादी क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे पूंजीवादी। इसमें एक नाम आ रहा है पूंजी, दिख रहा होगा सभी को, पूंजी मतलब पैसा। सभी को नीड आपको पता है इस समय। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब पूंजी, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजी को, रुपए को क्या दिया जाता है? महत्व दिया जाता है। और इसमें जो देश होता है वो किसके हाथ में होता है? देश कौन चलाती है? निजी क्षेत्र की, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां चलाती है इसे। ऐसी अर्थव्यवस्था अगर जहां पर भी होगी, वो देश के अंदर क्या होगा? अमीर और अमीर होता जाएगा और गरीब और गरीब होता जाएगा। कैसे बात करें पूंजीवादी, तो ऐसी के अंदर क्या होता है? पूंजी पर, रुपए को क्या दिया जाता है? महत्व दिया जाता है। इनका एक ही मोटिव होता है कि बस पैसा आना चाहिए हमें, और इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें समाज से कोई मतलब नहीं होता, जन कल्याण से इनका कोई भी मोटिव नहीं होता है। ध्यान रखना है साथियों। यहां पर जो बात करें, देश चलाती है निजी क्षेत्र की कंपनियां।
प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं वो क्या चलाती है, यहां पर देश को चलाती है। यहां पर डिमांड और सप्लाई पर क्या डिपेंड करती है, प्राइस की कीमत, मतलब वस्तु की कीमत किस पर डिपेंड करती है, उसके डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। जैसे ये मार्कर है, अभी इसकी डिमांड नहीं है तो इसका प्राइस हो जाएगा कम, लेकिन इसकी डिमांड एकदम से बढ़ गई तो मार्कर का प्राइस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पर वस्तु की जो कीमतें होती है ना, वो वस्तु की डिमांड पर और सप्लाई पर निर्भर करती है। होता क्या है इससे, फिर जो फैक्ट्री वाले हैं जो चीज बना रहे हैं, डिमांड ज्यादा होने से, पैसे बढ़ाने से वो अमीर से और अमीर होते जाते हैं, और जिस गरीब को इस मार्कर की जरूरत थी, चीज महंगी होने के कारण वो खरीद नहीं पा रहा है, तो गरीब क्या होता जाता है, और गरीब होता जाता है, और अमीर और अमीर होता जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें पूंजी को, करेंसी को, रुपए को, डॉलर को, जो भी देश की चल रही है उसे महत्व दिया जाता है। इसमें देश निजी कंपनियां चलाती है, निजी क्षेत्र के लोग चलाते हैं, सरकार का इसमें बहुत माइनर सा रोल रहता है, ज्यादा रोल नहीं रहता। और इसमें वस्तु की कीमत उसके मांग और सप्लाई पर निर्भर करती है, और इसका एग्जाम्पल है अमेरिका। अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। बात करूं यूके, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भी कैसी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इनका एक ही मोटिव होता है, बस पैसा आना चाहिए, है ना। समाजवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो ऐसी अर्थव्यवस्था में समाज, नाम आ रहा है समाज, समाज को महत्व दिया जाता है। इन्हें रुपए से कोई मतलब नहीं होता, इनका एक ही मोटिव होता है, जन कल्याण करना, लोगों का कल्याण करना, पब्लिक मेनफेयर, मतलब पब्लिक के लिए काम करना, पब्लिक वेलफेयर काम करना। इसमें देश कौन चलाता है, सरकार चलाती है। अब आपको पता है सरकार अगर काम करेगी तो सरकार काम करती है समाज के कल्याण के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। तो इसमें चलाती कौन है, देश को सरकार चलाती है। इसमें वस्तु की कीमत उसकी मांग और कीमत पर निर्भर नहीं करती, वस्तु की जो कीमत है वो डिपेंड करती है सरकार पर, और सरकार समाज के लिए काम करती है। सरकार का एक ही मोटिव रहता है कि वो समाज के अंदर उस वस्तु का प्राइस ऐसा होना चाहिए कि समाज का हर व्यक्ति उस वस्तु को क्या कर सके, खरीद सके। तो ये कहां पर चलती है अर्थव्यवस्था, इसका एग्जांपल है रूस के अंदर, चीन के अंदर इस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ध्यान रखना, वहां पर समाज को ऊपर उठाने पर जोर दिया जाता है, और देश होता है सरकार के हाथ में। नेक्स्ट आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत ने सोचा कि हमारे देश की भी कोई अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, करें क्या। पूंजीवादी में सारा कुछ पैसे के लिए होता है और सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। समाज की बात करें तो इसमें समाज के लिए काम करते हैं और सब कुछ सरकार के हाथ में होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाज और निजी या पूंजीपति दोनों के लिए काम करती है ये। जैसे हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था कैसी है साथियों, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा इंडोनेशिया एक देश है, इंडोनेशिया की भी क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमारे देश के अंदर आपने देखा होगा कुछ चीजों पर कंट्रोल होता है सरकार का, कुछ चीजों पर कंट्रोल होता है प्राइवेट सेक्टर्स का होता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारे भारत देश के अंदर आपने देखा होगा प्राइवेट बैंक भी हैं और गवर्नमेंट बैंक भी हैं, प्राइवेट कॉलेज भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, प्राइवेट बसें भी चलती हैं और रोड गवर्नमेंट की बसें भी चलती है। सभी को पता होगा रोडवेज आपने देखा होगा। अब प्राइवेट बैंक में चले जाओ, उनका एक ही मोटिव होता है पैसा, एक ही मोटिव होता है उनका क्या, पैसा कमाना। कैसे, प्राइवेट बैंक में चले जाओ, कहते हैं कि अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम आपको 10,000 रुपए, 20,000 रुपए आपको देने होंगे, तभी आपका अकाउंट ओपन होगा, 5,000 रुपए, मतलब कुछ एक कॉस्ट होती है।
अकाउंट के अकॉर्डिंग वो आपको देनी पड़ेगी, तभी हम आपका बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। क्यों? उनका मोटिव होता है पैसा कमाना। उन्हें यह मतलब नहीं है कि व्यक्ति का, समाज में कितने व्यक्तियों का बैंक में खाता है या नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। वहीं आप किसी गवर्नमेंट बैंक में चले जाओ, आपका 0% पर या 500 रुपए के अंदर आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, क्योंकि सरकार का एक ही मोटिव क्या है कि समाज के हर व्यक्ति का बैंक में क्या होना चाहिए? अकाउंट होना चाहिए। प्राइवेट कॉलेज में चले जाइए आप, वहां पे आपकी फीस होती है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, अलग अलग फीस होती है कोर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का एक ही काम होता है, पैसा कमाना है बस हमें। उन्हें समाज के एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है कि समाज में कितने % एजुकेटेड पर्सन नहीं है, शिक्षित करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उन्हें सिर्फ अपने पैसे से मतलब होता है। वहीं आप चले जाइए गवर्नमेंट बैंक के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, तो समाज में आपने देखा होगा हर बच्चा गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कम फीस के अंदर ही पढ़ लेता है, क्योंकि सरकार का एक ही मोटिव है, समाज का हर बच्चा क्या लेना चाहिए? शिक्षित होना चाहिए। तो हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था कैसी है? वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारे भारत देश के अंदर कुछ चीजों पर तो सरकार का अधिकार होता है और कुछ चीजों पर निजी कंपनियों का, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है। तो हमारे देश के अंदर प्रॉफिट पर भी काम किया जाता है, लाभ के लिए भी काम किया जाता है, और हमारे भारत देश के अंदर समाज के कल्याण पर भी काम किया जाता है। ध्यान रखना है साथियों, हमें हमारे भारत देश की कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इंडोनेशिया की इकोनॉमी कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। पूंजीवादी में सिर्फ पैसे को इंपॉर्टेंस दी जाती है, समाजवादी में समाज पर काम किया जाता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाज और पूंजी दोनों के विकास पर काम किया जाता है। यहां तक चीज आपको समझ में आई? तो हमने अभी तक 2 पढ़े हैं एक क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी के अंदर। सबसे पहले हमने पढ़ा क्षेत्र के आधार पर, और सेकंड हम पढ़ रहे हैं अभी सरकार के आधार पर। सरकार के संबंध, कहां पर सरकार काम करती है, कहां पर सरकार काम नहीं करती है। अभी आप देख रहे हो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। हमारे जो बैंक थे, गवर्नमेंट के बैंक थे, उन्हें प्राइवेट में भेजा जा रहा है। प्राइवेट जो रेलगाड़ी थी, इंडियन रेलवे था, कह रहे हैं हमने बेच दिया। ऐसा क्या भारत देश प्राइवेट के अंदर उन्हें चीजों को दे रही है? ये क्यों दे रही है, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे विस्तार से कि इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, और सरकार इन्हें क्यों लीज पर दे रही है, क्यों बेच रही है, या क्या है, ठेके पर दे रही है या कुछ समय के लिए दे रही है। ये हम चीजें आगे डिस्कस करते रहेंगे। अभी हमारा ये टॉपिक है सरकार के संबंध के आधार। उसके बाद आता है हमारा साथियों, थर्ड नंबर पर आता है देशों के आधार पर। कि हमारा विदेशी देशों के साथ संबंध कैसा है, उसके आधार पर बात करें तो इसमें होती है 2 प्रकार की होती है अर्थव्यवस्था। एक होती है बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी, और एक होती है खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। 2 प्रकार की होती है, एक होती है बंद अर्थव्यवस्था और एक होती है खुली अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी एंड बंद इकोनॉमी। बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? यह हमारी मान लो कंट्री है, किसी दूसरे देश के साथ न तो चीजों का आयात किया जाए, ना ही आयात किया जाए, और न ही निर्यात किया जाए। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। न तो इंपोर्ट हो और ना ही एक्सपोर्ट हो, ना ही वस्तुओं को खरीदा जाए और ना ही वस्तुओं को बेचा जाए। वस्तु सेवा कोई भी चीज हो सकती है। ना ही किसी गुड्स एंड सर्विस का इंपोर्ट हो और ना ही किसी गुड्स एंड सर्विस का एक्सपोर्ट हो। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और खुली अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है?
जिसके अंदर आयात भी हो और निर्यात भी हो, जिसके अंदर क्या हो, आयात भी हो, आयात हो और निर्यात भी हो, मतलब इंपोर्ट भी हो और एक्सपोर्ट भी हो। ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मतलब हमारी भारत देश कैसी अर्थव्यवस्था है, खुली अर्थव्यवस्था है। हम दूसरे देशों से बहुत सी चीजें मंगवाते भी हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, बहुत सी चीजों का हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो भारत एक कैसी अर्थव्यवस्था है, खुली अर्थव्यवस्था का देश है। ध्यान रखना है, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब अपनी कंट्री के बाउंड्री के अंदर ही चीजों की प्रोडक्शन करना और उनकी सप्लाई करना क्या कहलाती है, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। और भारत दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है, लगभग माइनर सा तो होता ही है क्योंकि पूरा देश कोई संपन्न नहीं हो सकता, हर किसी देश को किसी ना किसी चीज की जरूरत रहती है। तो खुली अर्थव्यवस्था है हमारी भारत देश की, जहां पर आयात भी है और निर्यात भी किया जाता है। वस्तुएं और सेवाएं दोनों खरीदी जाती हैं और दोनों को ही बेचा जाता है। क्लियर यहां तक सभी को। नेक्स्ट अगर बात करें हम, लास्ट आता है इसके बाद हमारा विकास के आधार पर, विकास के आधार पर। विकास के आधार पर अगर बात करें तो हम कहते हैं कि बहुत से देश विकसित हैं, विकासशील हैं, देश विकसित हैं, विकासशील हैं, या पिछड़ी अर्थव्यवस्था। हम कहते हैं ना क्लास के अंदर एक तो होते टॉपर जो हर बार क्लास में फर्स्ट आते हैं, एक होते हैं एवरेज स्टूडेंट, ठीक है एवरेज है लेकिन वो विकसित की ओर आना चाहते हैं, एक होते हैं बिल्कुल पिछड़े जो विकासशील की तरफ आना चाहते। तो हमारा बात करते हैं कैसे विकसित होते हैं, कैसे विकासशील होते हैं और कैसे विकसित देश। ऐसे देश जिनका रहन सहन क्या होता है, उच्च होता है, जिनका लाइफस्टाइल क्या होता है, हाई होता है, उच्च होता है, ऐसे देश विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश कहलाते हैं। या अगर बात करें, मैंने आपको भी बताया था क्षेत्र के आधार पर, कृषि, उद्योग और सेवा, विकसित अर्थव्यवस्था वाली किस्में होती है, ऐसे जो देश होते हैं ना वो सेवा क्षेत्र के उत्पादन पर क्या देते हैं, ज्यादा फोकस करते हैं। विकसित देश जो सेवा क्षेत्र का, जिन देशों में सेवा क्षेत्र का जो योगदान है ना, कंट्रीब्यूशन है, वो क्या रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। और कृषि व उद्योग का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, बहुत ना के बराबर होता है, बहुत थोड़ा बहुत होता है कृषि के अंदर और उद्योग के अंदर काम। इनका जीडीपी का मोस्टली परसेंट हिस्सा सर्विस सेक्टर से ही क्या होता है, जुड़ा होता है। ऐसे देश विकसित अर्थव्यवस्था के देश हैं। जैसे एग्जांपल पूछा जाता है आपसे, अमेरिका, अमेरिका एक विकसित देश है, ध्यान रखना है। जर्मनी है एक विकसित देश है, ब्रिटेन है, यूके है, एक क्या है, विकसित देश है। यहां पर इनका रहन सहन क्या होता है, उच्च होता है, और ये सेवा क्षेत्र का क्या रहता है, इनके देश के अंदर योगदान ज्यादा रहता है। कृषि और उद्योग का जो योगदान है वो क्या रहता है, कम रहता है। विकासशील की बात करें, डेवलपिंग कंट्री, ऐसा इनका क्या होता है, लाइफस्टाइल मध्यम वर्ग का होता है, बिल्कुल अच्छा भी नहीं बिल्कुल बुरा भी नहीं, ठीक ठीक होता है, एवरेज। ऐसे देश सेवा और उद्योग क्षेत्र को ऊपर बढ़ाने पर क्या देते हैं, ध्यान देते हैं। ऐसे देशों के अंदर जीडीपी का मोस्टली हिस्सा एग्रीकल्चर के छोड़कर सेवा और उद्योगों का ज्यादा रहता है। ये कृषि पर क्या करते हैं, काम कम करते हैं, कृषि पर काम क्या करते हैं, कम करते हैं। एग्जाम्पल आप सभी को पता है, भारत, हमारा भारत देश किस प्रकार का देश है, एक विकासशील देश है। भारत आप सभी को पता है। चाइना भी कैसा देश है, एक विकासशील देश है, जो इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारा भारत देश देख रहे होंगे, नई नई इंडस्ट्रीज फैक्ट्रियां लगाई जा रही है, नए नए स्कूल्स कॉलेज हॉस्पिटल्स वगैरह
खोले जा रहे हैं, इन पर काम किया जा रहा है। सर्विस और इंडस्ट्रीज के ग्रोथ पर क्या क्या काम किया जा रहा है, और एग्रीकल्चर पर काम कब किया जाए। क्यों? क्योंकि हम विकासशील से कहां पर जाना चाहते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था पर जाना चाहते हैं। और मैंने आपको भी बताया, जिस देश का औद्योगिक सेक्टर मजबूत होगा वो देश क्या होता है, डेवलपमेंट, प्रगति ज्यादा करता है। चाइना में आपने देखा होगा, चाइना कभी किसी को अपने घर में नहीं घुसने देता, लेकिन खुद हर घर घर के अंदर समाया हुआ है। देखा होगा आपने, अभी दिवाली आ रही है, हम चाइनीज पटाखे यूज करते हैं, चाइनीज लड़ियां यूज करते हैं, चाइनीज डेकोरेशन का सामान यूज करते हैं। तो चाइना अपने इंडस्ट्रीज सेक्टर पर सबसे ज्यादा काम करता है, औद्योगिक क्षेत्र पर काम करता है। इसीलिए आपने देखा होगा चाइना विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देखा होगा आप सभी ने, पहले नंबर पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका, और दूसरे नंबर पर आता है चाइना, तीसरे नंबर पर है जापान। ध्यान रखना है इस चीज का। तो चाइना इंडस्ट्रीज पर सबसे ज्यादा काम कर रहा है, विकासशील देश है, वो भी विकसित होना चाहता है। तो जिस देश का इंडस्ट्री सेक्टर मजबूत होगा तो उस देश के अंदर चीजों को क्या कराएगा, ज्यादा से ज्यादा दूसरे देशों के अंदर बेचा जाएगा। तो ध्यान रखना है, ये सेवा और उद्योग क्षेत्र में क्या करते हैं, सबसे ज्यादा काम करते हैं, और कृषि क्षेत्र पे ये क्या करते हैं, काम थोड़ा कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं। पिछड़ी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था में ये कृषि पर क्या करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, लेकिन उद्योग और सेवा में इनका जो योगदान होता है वो कैसा होता है, कम होता है। दोबारा देख लीजिए, विकसित देशों में क्या होगा, सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो सबसे ज्यादा होता है, कृषि और उद्योगों का योगदान जो वो क्या होगा, कम रहेगा। विकासशील देशों की बात करें तो इसमें सेवा और उद्योग की इंपॉर्टेंस, जो महत्व है वो ज्यादा होता है, कृषि की इंपॉर्टेंस क्या होती है, कम होती है। पिछड़ी अर्थव्यवस्था कह दो या अविकसित अर्थव्यवस्था कह दो, इनका क्या रहता है कि कृषि के अंदर काम ज्यादा होता है, उसकी योगदान ज्यादा रहता है कंपैरेटिव उद्योग और सेवा के अनुसार। ऐसे देश हैं, एग्जांपल है आपके सामने, युगांडा एक देश है, ध्यान रखना, इथोपिया, युगांडा की राजधानी है कंपाला, और इथोपिया की राजधानी है, इथोपिया की आदिस अबाबा। इन देशों के अंदर एग्रीकल्चर फील्ड पर काम किया जाता है। तो विकास के आधार पर बहुत से देश विकसित होते हैं। जैसे क्लास में हम बात करें, स्कूल कॉलेज के अंदर तो टॉपर होते हैं बच्चे, फर्स्ट रैंक पर, सेकंड रैंक पर, थर्ड रैंक पर, जो हर सब्जेक्ट के अंदर क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। कुछ होते हैं एवरेज स्टूडेंट, जिनके एक दो सब्जेक्ट खराब होते हैं, बाकी सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, लेकिन उन अच्छे सब्जेक्टों से वो अच्छा स्कोर कर जाते हैं। और कुछ होते हैं, आपको पता ही है, जो एक सब्जेक्ट उनका अच्छा होता है, बाकी नहीं होता। तो ये हमने आज पढ़ा अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। यहां तक आशा करता हूं सभी को समझ में आया होगा। तो अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण में आता है सबसे पहले क्षेत्र के आधार पर, तो वो रहता है हमारा कौन कौन सा साथियों, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। सरकार के संबंध के आधार पर आता है साथियों पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। विदेशों के साथ संबंध के आधार पर अगर बात करें तो वो होता है खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। और एक आता है विकास के आधार पर, तो विकसित, विकासशील और पिछड़ी अर्थव्यवस्था होता है। आशा करता हूं सभी को यहाँ पे समझ में आएगा। एक ध्यान आया मुझे, आपको मैंने लिखाया था क्षेत्र के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, उसमें एक रह गया था कोर सेक्टर, लिख लीजिए वो भी। कोर सेक्टर जो था ये भी जाना जाता है क्षेत्र के अंदर, क्षेत्र के आधार पर। इसमें 8 कोर सेक्टर हैं जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो देश के लिए क्या है, बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। ये 8 कोर सेक्टर कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। इसमें लिखा रहा हूं मैं आपको क्षेत्र के आधार पर, तो 8 कोर सेक्टर लिख लीजिए कौन कौन से हैं ये हमारे। कोर सेक्टर 8 होते हैं, ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। 8 के अलावा जो आपको एग्जाम में दे वो नहीं होगा। यह है कोयला, रिफाइनरी है, कोयला है, रिफाइनरी है, उर्वरक है,
सीमेंट है, गैस है, कच्चा तेल है, कोयला, रिफाइनरी, उर्वरक, खाद, सीमेंट, नेचुरल गैस, कच्चा तेल और विद्युत और इस्पात। ये कोर सेक्टर ध्यान रखना है, 8 होते हैं इसके अंदर। अगर इन 8 के अलावा आपको कोई दे तो हमारा वो कोर सेक्टर के अंदर नहीं आता है। कोयला है, रिफाइनरी है, उर्वरक है, सीमेंट है, प्राकृतिक गैस है, कच्चा तेल है और विद्युत इस्पात है। तो ये हमारे कोर सेक्टर रहते हैं, ध्यान रखना है साथियों इनका।